हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कैची क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आपको मौर्य साम्राज्य में सम्राट अशोक के बारे में बताऊंगा। इससे पहले मैंने बिंदुसार के बारे में बताया था। चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। अशोक, इसका शासनकाल है 273 ईसा पूर्व से लेकर 236 ईसा पूर्व। यह बिंदुसार का पुत्र है, मतलब बिंदुसार के बाद अशोक जो है गद्दी पर बैठा था। और ये 273 ईसा पूर्व गद्दी पर बैठा था और 269 ईसा पूर्व में इसका राज्य अभिषेक हुआ था। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि इसने अपने 99 भाइयों को हराकर गद्दी प्राप्त की थी। मतलब इसके 99 भाई थे, मतलब इसकी बीमाता, मतलब सौतेली माता के 99 पुत्र थे। तो उनसे क्या कहते हैं, उनको हराने के बाद ये गद्दी पे बैठा था। मतलब 99 भाई को हराने के बाद, 99 भाइयों को हराने के बाद ये गद्दी पर बैठा था। ऐसा मतलब बहुत जगह मिलता भी है, नहीं मिलता। मतलब इसका कोई परफेक्ट नहीं है कि ये है, लेकिन ऐसा किसी किसी किताब में मिलता है कि इसने अपने 99 भाइयों को हराकर गद्दी प्राप्त की थी। आगे है, जब ये गद्दी पर बैठा था 273 ईसा पूर्व में, तो ये अवंती का राज्यपाल था। मतलब क्वेश्चन पूछता है कि जब अशोक गद्दी पर बैठा था तो ये कहाँ का शासक था, मतलब क्या था? तो अवंती का राज्यपाल था। अवंती हमारा मध्य प्रदेश में पड़ता है। आगे है, अशोक का इतिहास। इसके बारे में, मतलब इसके इतिहास के बारे में कहाँ से प्राप्त होता है? तो अभिलेखों से प्राप्त होता है इसके इतिहास के बारे में। आगे है, ये अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए धम्म प्रतिपादित किया। मतलब धम्म एक प्रकार की संस्था है, उसने अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए धम्म का प्रतिपादन किया। आगे है, अशोक का अभिलेखों में नाम। मतलब अभिलेखों में नाम क्या मिलता है? देवनाम प्रिय या देवनाम प्रियदर्शी। ये इसके मतलब देव नाम प्रियदर्शी, ये भी इसका अभिलेखों में नाम मिलता है। तो देवनाम प्रिय और देवनाम प्रियदर्शी। आगे है, इसके भारभू जो अभिलेख है उसमें इसका नाम प्रियदर्शी मिलता है, और जो मास्की अभिलेख है तो उसमें बुद्ध शाक्य मिलता है इसका नाम। आगे है, अशोक ने अपने भाई, मतलब अपने इसका बड़ा भाई था सुमन, उसके पुत्र निर्ग्रोध, इसके सुमन के पुत्र का नाम निर्ग्रोध था, उससे प्रभावित होकर इसने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। मतलब इसने अपने भाई सुमन के पुत्र निर्ग्रोध से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म स्वीकार किया। मतलब ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो जैन धर्म का अनुयायी था। उसके बाद हमारा बिंदुसार था, वो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। और अशोक था जो ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। मतलब इसने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। मतलब इनके जो सब रहे तो अलग अलग धर्मों को मानने वाले थे सब। आगे है, इसने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। आगे है, जो उपगुप्त था उसने इसको बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। मतलब किसने दी थी बौद्ध धर्म की दीक्षा? तो उपगुप्त ने। और चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की दीक्षा किसने दी थी? भद्रबाहु ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे है, अशोक के धम्म की परिभाषा किससे मिलती है, किस ग्रंथ से मिलती है? तो राहुलोवाद सूत्र से इसके धर्म ग्रंथ की परिभाषा मिलती है। जो धम्म है इसका, उसकी परिभाषा मिलती है राहुलोवाद सूत्र से। आगे है, इसके 4 अभिलेखों में अशोक नाम मिलता है। मतलब जो 4 अभिलेख है उसमें अशोक इसका नाम मिलता है। कौन कौन सा है? मास्की का अभिलेख, मेत्तूर का अभिलेख, गुर्जरा का अभिलेख और उड़े गोलम का अभिलेख। मतलब ये 4 अभिलेख है, इसमें इसका नाम अशोक मिलता है। और जो ये मास्की अभिलेख है इसमें इसका नाम अशोक के साथ साथ इसको बुद्ध शाक्य भी कहा गया है। जो हमारा मास्की का अभिलेख है उसमें इसको अशोक के अलावा क्या कहा गया? बुद्ध शाक्य। और बाकी ये जो 4 अभिलेख है, मास्की हो गया, मेत्तूर हो गया, गुर्जरा हो गया और उड़े गोलम, इसमें इसका नाम अशोक मिलता है, जो हमारा लघु अभिलेख है। ये कैसे अभिलेख है? 4 ये लघु अभिलेख है। आगे है, जो सर्वप्रथम इसका अभिलेख पढ़ा गया था वो कौन सा अभिलेख था? तो हमारा दिल्ली टोपरा का अभिलेख। ये हमारा अंबाला हरियाणा में पड़ता है। जो टोपरा है ये अंबाला हरियाणा में पड़ता है। ये दिल्ली टोपरा है, इसका नाम कैसे पड़ा? क्योंकि ये जो अभिलेख था ये टोपरा में था पहले, लेकिन फिरोज शाह तुगलक है जो ये दिल्ली से, मतलब टोपरा से उठाकर इसको दिल्ली ले आए इस अभिलेख को। तो इसीलिए इसका नाम टोपरा दिल्ली अभिलेख इसको कहा जाने लगा।
आगे है सर्वप्रथम इसको पढ़ा किसने, किस व्यक्ति ने पढ़ा, तो 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछ चुका है कई बार कि सर्वप्रथम किस बंदे ने अशोक के अभिलेख को पढ़ा था, तो जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में इस अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा था। आगे है सर्वप्रथम खोजा गया अभिलेख, ये पढ़ा गया और ये खोजा गया। सर्वप्रथम खोजा गया अभिलेख कौन सा है, तो दिल्ली मेरठ अभिलेख। इसके साथ भी यही कहानी है, ये मेरठ में अभिलेख था और इसको फिरोज शाह तुगलक कहाँ ले आया, दिल्ली, तो इसीलिए इसका नाम दिल्ली मेरठ अभिलेख पड़ गया। और इसकी खोज किसने की, तो 1750 ईस्वी में टी पैंथिलन ने इसकी खोज की थी। ये जो दिल्ली मेरठ अभिलेख है 1750 में टी पैंथिलन ने, और सर्वप्रथम पढ़ा गया अभिलेख, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भले ना हो लेकिन इसको आप जरूर पढ़िएगा। इसकी खोज 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने की थी। आगे है इसके अभिलेखों की भाषा कैसी थी, प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा इसकी अभिलेखों की भाषा, मतलब बौद्ध धर्म में जो भाषा चलती थी वो हमारी प्राकृत भाषा रहती थी और जैन धर्म में पाली भाषा। आगे है लिपि के बारे में, तो इसकी लिपि थी ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, आर्मेयिक लिपि और यूनानी लिपि। और जो शहबाजगढ़ी अभिलेख है और मानसेहरा अभिलेख है, ये दो अभिलेख है, इनकी जो लिपि है खरोष्टी लिपि है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शहबाजगढ़ी और मानसेहरा ये जो अभिलेख है ये खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। और आगे आर्मेयिक का अभिलेख है, आर्मेयिक अभिलेख जो है आर्मेयिक लिपि है, जो इसमें तक्षशिला जो अभिलेख है उसके बारे में जानकारी मिलती है। मतलब इनकी लिपि है ब्राह्मी, खरोष्टी, आर्मेयिक और यूनानी। आगे है अशोक का अभिलेख, इनके अभिलेखों को क्या बारे में जानते हैं। आगे है पहला शिलालेख, दूसरा स्तंभ लेख और तीसरा है गुहा लेख, मतलब गुफा के समान जो आकृति होती थी उसको गुहा लेख बोलते थे। और आप जानते हैं शिलालेख के बाद, शिलालेख में दो प्रकार के लेख, एक दीर्घ लेख और लघु लेख। टोटल दीर्घ लेख कितने थे, 14। आगे है स्तंभ लेख, स्तंभ लेख हमारे दीर्घ स्तंभ लेख 7 थे और लघु। आगे है जो इनका स्तंभ लेख था, लघु स्तंभ लेख, उसमें इनके धम्म व प्रशासनिक के बारे में जानकारी मिलती है। और जो इनका लघु शिलालेख है उसमें व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानकारी, लघु शिलालेख, और धम्म और प्रशासनिक विषय के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, लघु स्तंभ लेख से। आगे है जो इनका दीर्घ शिलालेख है वो 14 लेखों का समूह है, मतलब जो दीर्घ लिखा शिलालेख है उसमें 14 टोटल लेख है। और कहाँ किससे मिले, 8 स्थानों से, मतलब कहीं से 2 भी मिले हैं, कहीं से 2-3 भी मिले हैं, मतलब टोटल 8 स्थानों से मिले हैं इनके जो 14 दीर्घ लेख हैं। और टोटल कितने हैं, 14। आइए जानते हैं इनके कुछ शिलालेखों के बारे में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत बार क्वेश्चन में आए। पहला जो शिलालेख है इनका वो पशु बलि निषेध के बारे में बताता है। और द्वितीय जो है इसमें 5 जो इनके बाउंड्री जिससे टच करती थी मौर्य साम्राज्य को, उसके बारे में जानकारी मिलती है। मतलब कौन वंश थे वो, चेर वंश, चोल वंश, पांड्य वंश, सातीय पुत्र वंश और ताम्रपर्णी, ये 5 वंशों के बारे में जानकारी मिलती है। आपको ऑप्शन में दे सकता है, 4 देगा या 3 देगा, 3 देगा, एक अलग देगा, इसलिए आप इसको ध्यान से, मतलब चेर वंश, चोल वंश, पांड्य वंश, सातीय पुत्र वंश और ताम्रपर्णी, ये चारों, ये जो 5 थे ये बाउंड्री से कनेक्टेड थे, मतलब जुड़े हुए थे। आगे और द्वितीय शिलालेख में एक और जानकारी है, पशु चिकित्सा व मानव चिकित्सा के बारे में जानकारी मिलती है इनके द्वितीय शिलालेख से। आगे है 5वां जो शिलालेख है इनका, उनमें इनके राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में धम्म महापात्र की नामक अधिकारी की नियुक्ति की जानकारी मिलती है। मतलब जो इनके राज्याभिषेक हुआ था उसके 14वें वर्ष में जो धम्म महामात्र जो नामक अधिकारी है उसके विषय में जानकारी मिलती है हमारे 5वें इनके शिलालेख से। आगे है 11वां अभिलेख जिसमें धम्म विजय के बारे में जानकारी मिलती है। धम्म का मतलब होता है कि उदारता, ये धम्म जो है इसमें मतलब उदारता से रहना और सहिष्णुता के बारे में ये धम्म के अंदर बताया गया। आगे जो इनका 12वां अभिलेख है वो धार्मिक सहिष्णुता की नीति का उल्लेख। 13वां शिलालेख है
वो कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी देता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो 13वां शिलालेख है वो कलिंग युद्ध का वर्णन करता है। मतलब कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में है, तो 13वां शिलालेख। और जो कलिंग युद्ध हुआ था, इनके जो शासन काल था, मतलब अभिषेक था, राज्याभिषेक हुआ था, वो उसके 8वें वर्ष बाद कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। मतलब 269 ईसा पूर्व में इनका राज्याभिषेक हुआ था, और उसके 8 वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व में इनका जो है कलिंग युद्ध के वर्णन किया गया। आगे है, इन्होंने इस युद्ध में जो कलिंग युद्ध हुआ था, इसमें बहुत ज्यादा नरसंहार हुआ था, बहुत ज्यादा लोग मर गए थे, और अशोक ये युद्ध जीत भी गया था। फिर भी इसने दिग्विजय को छोड़कर धम्म विजय की नीति अपनाई। मतलब उसमें बहुत ज्यादा लोग मरे थे, इसको बहुत दुख हुआ और अंदर से आघात हुआ, जिस कारण इसने दिग्विजय की नीति, मतलब लड़ाई झगड़ा छोड़ के धम्म विजय की नीति अपनाई। धम्म विजय के मतलब इसमें सहिष्णुता, उदारता और करुणा, मतलब दया भाव की भावना इसके अंदर जागृत हुई। ये धम्म विजय का मतलब यही है। आगे है, जो इसके दीर्घ स्तंभ लेख थे वो 7 थे, जिनमें है पहला दिल्ली मेरठ दीर्घ स्तंभ लेख, दूसरा दिल्ली टोपरा, तीसरा है लौरिया अरराज जो है चंपारण बिहार में। ये लौरिया अरराज जो स्तंभ लेख है, ये चंपारण बिहार में पड़ता है, और लौरिया नंदनगढ़ ये है तब चंपारण बिहार, और रामपुरवा जो अभिलेख है इनका स्तंभ लेख वो भी चंपारण में, मतलब ये तीनों चंपारण में पड़ते हैं। लौरिया अरराज, लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा, ये तीनों स्तंभ लेख कहाँ पे, चंपारण बिहार में। आगे है, जो छठवां है ये पहले प्रयाग में था, मतलब प्रयाग मतलब इलाहाबाद, मतलब प्रयाग में इसको, मतलब छठवां जो है प्रयाग में है इस वक्त। पहले कहाँ था, कौशाम्बी जो इलाहाबाद के निकट है, तो पहले कौशाम्बी में था। इसको अकबर के शासनकाल में, मतलब अकबर के शासनकाल में जो इसका पुत्र जहांगीर था, इसको इलाहाबाद के किले में, जो इलाहाबाद का किला आगरा मतलब जो अकबर ने बनवाया था, उसमें इसको लाके ट्रांसफर कर दिया। मतलब पहले कौशाम्बी में था, इसने उठा के इसको प्रयागराज में इलाहाबाद के किले में लाके इसको ट्रांसफर किया। और जो 7वां है उसका नाम है दिल्ली टोपरा पर लेख, ये 7वां स्तंभ लेख है। आगे है लघु स्तंभ लेख, जो इसके 5 लघु स्तंभ लेख थे। पहला है सांची जो मध्य प्रदेश के रायसेन जो जिला है मध्य प्रदेश का, वहां पे पड़ता है लघु स्तंभ लेख का सांची जो पहला वाला। दूसरा सारनाथ जो वाराणसी में पड़ता है, और कौशाम्बी व प्रयागराज जो इसका प्रयाग स्तंभ लेख है, कौशाम्बी व प्रयाग स्तंभ लेख है, उसमें अशोक की जो रानी थी कारुबाकी जो अशोक की रानी थी, उनके द्वारा दान का वर्णन किया गया। मतलब जो कौशाम्बी व प्रयाग स्तंभ है उसमें जो अशोक की रानी थी कारुबाकी, उनके द्वारा दिए गए दान का वर्णन मिलता है। और जो अशोक का एकमात्र पुत्र था उस तीवर के बारे में जानकारी मिलती है इसमें। और इस लघु लेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। तो कौन से अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है, तो कौशाम्बी व प्रयाग। आगे है चौथा रुमनदेही, और 5वां है निम्बलीबा व निगली सागर जो लघु स्तंभ लेख है। रुमनदेही का लघु स्तंभ लेख और निम्बलीबा और निगली सागर, ये कहाँ पे है, नेपाल की तराई क्षेत्र में इसका उल्लेख मिलता है। मतलब ये कहाँ पे इस वक्त, नेपाल की तराई क्षेत्र में, रुमनदेही और निम्बलीबा व निगली सागर। इसके गुहा लेख के बारे में, तो इसका जो सुदामा एक गुहा लेख था, और कर्ण चौपर गुहा लेख। जो सुदामा गुहा लेख था, उसने अपने राज्य अभिषेक के 12वें वर्ष में इसको आजीवक संप्रदाय को दान में दे दिया था। मतलब जो विदुसार जो था आजीवक संप्रदाय का था, तो इसने सुदामा जो गुहा लेख था इसको अपने शासनकाल के 12वें वर्ष में दान कर दिया आजीवक संप्रदाय को। और जो कर्ण चौपर गुहा लेख है इसको 19वें वर्ष में दान किया, मतलब शासन के 19वें वर्ष में दान किया। एक और है जो इसने शासन के अपने 12वें वर्ष में दान किया, तो वो है विश्व झोपड़ी गुफा लेख। इसको भी आजीवक संप्रदाय को ही दान किया था इसने। आगे है जो ये तीनों
गुफा लेक है, ये कहाँ थी? बाराबत की पहाड़ी जो बिहार में पड़ती है, वहां पे ये स्थित है। और इसका आधुनिक नाम क्या है? खलवितक पर्वत। खलवितक पर्वत इसका आधुनिक नाम है। आगे है जो रज्जुक था, ये अधिकारी था मौर्य काल में। मतलब ये रज्जुक नाम का अधिकारी मौर्य काल में मिलता है। जो आज का डीएम होता है, जिला अधिकारी होता है, वो अधिकारी उस समय रज्जुक नाम का अधिकारी था। और ये क्या काम करता था? मतलब राजस्व वाला और न्याय वाला, राजस्व और न्याय दोनों कार्य ये करता था रज्जुक नाम का अधिकारी, जो जिलाधिकारी के समान, आज के जिलाधिकारी के समान उसकी शक्ति थी। आगे है जो भारगु स्तंभ लेख है, उसमें अशोक ने स्वयं को मौर्य सम्राट कहा है। मतलब जो मौर्य सम्राट है, इसने किस स्तंभ लेख में कहा है? तो भारगु स्तंभ लेख में। आगे है सातवां जो था, ये व्यापारी वर्ग का समूह था। व्यापारी वर्ग का समूह जो था वो सातवां कहलाता था। आगे है मौर्य साम्राज्य में उच्च स्तर अधिकारियों को तीर्थ कहा। मतलब जो उच्च स्तर के अधिकारी थे उनको तीर्थ कहा जाता था। जैसे रज्जुक है, इसको भी तीर्थ कहा जाता था। तो उच्च स्तर का जो अधिकारी होता था उसको तीर्थ कहा जाता था, जिनकी टोटल संख्या कितनी थी? 18। मतलब जो उच्च स्तर का अधिकारी था उसको तीर्थ कहा जाता था, जिनकी टोटल संख्या 18 थी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।